Hello guys and welcome to Skynomics Academy. My name is Sunil Kumar Yadav and we are going to discuss part second of financial management. आज हम लोग पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट डिस्कस करा था जो कि हमारा रोड मैप है फॉर एग्जाम 2023। उन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश किए थे कि किस तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट काम करता है कोई भी बिजनेस या कोई भी इंटरप्राइजेस में, ताकि वो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को आगे ले चले। तो आज पार्ट सेकंड में हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग को भी सही तरीके से डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होता है या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, उन सारे कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद एक और पार्ट आएगा इसी चैप्टर का जो कि होगा क्वेश्चन एंड आंसर। वो पार्ट जरूर देखना है आप लोगों को, ठीक है? तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। स्वागत है फिर से। तो हम लोगों ने शुरुआत करी थी बिजनेस स्टडी से, है कि नहीं? जो कंप्लीट रोड मैप के बारे में बात हुआ था, किस तरीके से हम लोग पूरे रोड मैप को लेकर चलेंगे 2023 के एग्जाम के लिए। आप लोगों को मार्क द डेट जो कि क्या है, 17 मार्च को क्या है, इकोनॉमिक्स का पेपर है और 25 मार्च को क्या है, बीएसटी का पेपर है। तो आप लोग ये डेट जरूर मार्क कर लीजिएगा। अभी हम लोग बीएसटी का पढ़ रहे थे, तो ये हमारा आज सेकेंड पार्ट होगा 12th कॉमर्स के लिए। आप लोग इसी जज्बे के साथ, इसी जोश के साथ आगे बढ़ते रहिए, ठीक है? अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा तो इस नंबर पर एक बार जरूर आप लोग ऊपर मैसेज कर दीजिएगा, आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है? तो चलिए चलते हैं कि आज आखिरकार हम लोगों को पढ़ना क्या है। आज पढ़ना है हम लोग को पार्ट सेकेंड। इसका जो बोला जाए कि पार्ट सेकेंड पढ़ना है, जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट करा था। अब क्या, आज पार्ट सेकेंड करेंगे जो हमारा होगा फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे आज, और कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका डिटरमिनेंट्स क्या है। उसके बाद क्या, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल क्या होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल आखिरकार होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में ये दोनों टॉपिक को कवर किए थे। फर्स्ट पार्ट में क्या क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में और फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में। अगर जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार देख सकते हैं, या फिर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? तो हम लोगों ने जो स्टार्ट करा था फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज करने की बात की गई थी, वो मैनेजमेंट को आगे आज हम लोग बढ़ाएंगे। तो चलिए चलते हैं पहले टॉपिक पर आज के, जो कि हमारा क्या है, फाइनेंशियल प्लान, ठीक है? तो व्हाट डू यू मीन बाय द फाइनेंशियल प्लानिंग? देखो, हमेशा ना प्लान के बारे में अगर बोला जाए, कि भाई तुम्हारे पास अगर मान लो कि तुम्हें प्लान बनाना है, तो प्लान कब का बनेगा? कभी भी आगे आने वाले समय, मतलब कि फॉरवर्ड लुकिंग जो भी कॉन्सेप्ट होगा ना, उसको हम देखते चलेंगे कि भाई आगे इस तरीके से प्लान तैयार करें ताकि जो पिछला वाला जो भी मिस्टेक हुआ वो सब रिकवर कर पाए। व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग? सबसे पहले डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इट रेफर्स टू द प्री डिटरमाइनिंग, पहले ही डिटरमाइन करना होता है ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटी सो दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कुड बी अचीव्ड, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है या फिर बोला जाए कि गोल है, वो अचीव कर पाए, लेकिन अगर आप सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग लेके नहीं चलोगे तो आपका कंपनी के गोल का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इम्प्लाइज द फोरकास्टिंग फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड सुटेबल सोर्स, कि आप सुटेबल सोर्स से अपनी फाइनेंस को प्राप्त करें और इंश्योर करें ताकि उसको सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो पाए, मतलब एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, कि किस तरीके से वो रिसोर्स का इस्तेमाल करके आप अपनी कंपनी के प्रॉफिट को बना सकते हैं। क्योंकि कभी भी कंपनी अगर प्रॉफिट पर रहेगी तभी उस कंपनी का क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। कंपनी की प्रॉफिट हो रही है तो कंपनी की ग्रोथ होगी। अब नेक्स्ट दूसरा क्या है, प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो प्रोसेस क्या होता है? तो पहला प्रोसेस क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। पहला क्या कि आप डिटरमाइन करो, आप एनालाइज करो कि भाई आखिरकार आपका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है क्या। सबसे पहला जो बोला जाए कि ऑब्जेक्टिव रहता है, या बोला जाए कि प्रोसेस है फाइनेंशियल प्लानिंग का, कि आप डिटरमाइन करो क्या ऑब्जेक्टिव को, कि आखिरकार जो आप पैसा लेना चाह रहे हो आप कहाँ कहाँ लगाओगे और किस तरीके से लगाओगे, और आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके पीछे आपकी नीयत क्या है। क्लियर? सेकंड क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज। फाइनेंशियल पॉलिसीज का मतलब क्या, आपने डिटरमाइन कर लिया कि भाई 5 साल के बाद मुझे अपनी कंपनी को बोला जाए कि 50% ग्रोथ करना है फाइनेंशियल लेवल पर। मतलब जो भी आज अगर 100 रुपया कमा रहे हैं तो आगे चलकर हमें क्या 5 साल में 150 रुपया हर एक प्रोडक्ट पर मुनाफा होना चाहिए। तो आपने क्या करा, डिटरमाइन कर लिया ऑब्जेक्टिव को। अब क्या, जो
प्रोग्राम और पॉलिसीज जो भी आप लाओगे है कि नहीं, प्रोग्राम वगैरह या पॉलिसीज वगैरह जो भी बनाओगे उससे रिलेटेड, वो सब सारा बनाओगे, किससे रिलेटेड बनाओगे, जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से। तो सेकंड क्या होगा कि आप कौन कौन सी पॉलिसीज को फॉलो करने वाले हैं आने वाले साल में। थर्ड क्या है, जो लास्ट है फाइनेंशियल जो प्लानिंग का प्रोसेस में, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर। आपने क्या करा कि ऑब्जेक्टिव भी तय कर लिया, आपने पॉलिसीज भी तय कर लिया कि भाई ये पॉलिसीज हम लोग लाएंगे, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करता है। अगर जो कंपनी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा वो कंपनी अच्छे तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर पाएगा, पर प्रॉफिट अगर जनरेट कर लिया तो फिर उस कंपनी की ग्रोथ भी बहुत अच्छे तरीके से होगी। आई होप तो ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर होगा कि आखिरकार फाइनेंशियल प्रोसीजर, तो तीनों प्रोसेस को आप लोग समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट में ऑब्जेक्टिव, कि क्या आखिरकार ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि भाई आखिर उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल प्लानिंग का वो आखिर क्या है। पहला, टू रेज द फंड इन द मैनर दैट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम। पहला ऑब्जेक्टिव क्या कि भाई जो भी पैसा हम सोर्स से उठाएं, जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू हम उठाएं, वो इस तरीके से उठाएं कि जो उसका कॉस्ट पड़े, जो हम लोगों को लेने का कॉस्ट पड़े वो बहुत से बहुत मिनिमम हो, वो मैक्सिमम कॉस्ट ना पड़े ज्यादा, क्योंकि ज्यादा पैसा अगर उसी में चला जाएगा फ्लोटिंग कॉस्ट में तो कहीं ना कहीं आप ज्यादा पैसा नहीं बचा पाएंगे, इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग। दूसरा क्या, टू इंश्योर द सिंप्लिसिटी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। आप अपनी कैपिटल को इतना सिंपल रखो कि डेट कितना लेंगे, कर्जा कितना लेंगे हम, भाई बैंक से लोन कितना ले रहे हैं हम लोग, एनबीएफसी से लोन कितना ले रहे हैं हम, शेयर और या इक्विटी शेयर से कितना पैसा उठाएंगे, इतना सिंपल होना चाहिए कि ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, और लोग जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से सोच समझ के इन्वेस्ट करें, क्योंकि आखिरकार आप क्या कर रहे हो, ये एक तरीके का आप जो पैसा इकट्ठा कर रहे हो वो आप क्या कर रहे हो कि अपनी कंपनी को ग्रो करने की बात है कि नहीं, कि अगर आप सही तरीके से कैपिटल अगर ले रहे हो और उसको यूटिलाइज कर रहे हो तो वो उसी तरीके से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते चली जाएगी, इस तरीके से पेड़ फलता फूलता दिखता है। ठीक है। तीसरा क्या कि भाई आखिरकार फाइनेंशियल प्लानिंग की ऑब्जेक्टिव क्या होती है, टू इंश्योर द सफिशिएंट लिक्विडिटी ऑफ द फंड, ताकि कंपनी में लिक्विडिटी बनी रहे, मतलब लिक्विडिटी क्रंच ना है। लिक्विडिटी क्रंच का मतलब कि अचानक से पैसे की दिक्कत ना आए, इस वजह से ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करके नहीं चलोगे तो आपको शॉर्टेज हो सकती है। टू प्रोवाइड एडिक्वेट फंड अप टू द बिजनेस, नाइदर द फंड शुड बी शॉर्ट नॉट द एक्सेस द नीड ऑफ द बिजनेस। तो हमेशा क्या, दोनों तरीके से कि आपके पास ना एक्सेस पैसा होना चाहिए ना आपको पैसे की कमी होना चाहिए। एक्सेस पैसा लेके क्या करोगे, अगर आपको जरूरत है ही नहीं, आप ऐसे क्या किया, आप जाके कोई बैंक से लोन ले लिए तो पैसा ज्यादा लेके क्या करोगे, जितनी जरूरत है उसके हिसाब से पैसा है कि नहीं। लास्ट पॉइंट क्या, टू इंश्योर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहिए, मतलब डायनेमिक इन नेचर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक बार आप लोगों ने करा और उसी के हिसाब से चल रहे हैं, आप चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, आप एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करते चले जा रहे हैं, लेकिन आपको उस स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करना। आप लोगों को डायनेमिक इन नेचर और जिस तरीके से चेंज हो रहा है कंडीशन मार्केट के हिसाब से आपको एनालाइज कर आप लोगों को प्लान करना। आई होप सो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो। अब चलते हैं इम्पोर्टेंस, क्या आखिरकार इम्पोर्टेंस क्या है, कि भाई अगर हम लोग फाइनेंशियल प्लान नहीं करेंगे तो किस किस चीज में दिक्कत आ सकता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की इम्पोर्टेंस भी, टू हेल्प इन अवॉइडिंग द बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइज। जैसे क्या आ गया था, अभी कोविड आ गया था, कोविड-19 आ गया था, तो कोविड-19 में वैसे ही कंपनी एग्जिस्ट अच्छे से कर पाई जिसका कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत तगड़ी थी। जिसने प्लानिंग ही नहीं करी थी, जिसने सेव ही नहीं करा था पैसा एडवर्स इफेक्ट करने के लिए, वो जितना पैसा कर रहा था उसको खर्चा किए जा रहा है, वो सेव नहीं कर पा रहा पैसे। तो उसका मतलब क्या कि उसने सही तरीके से अपनी फाइनेंस की प्लानिंग नहीं करी। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कभी काल शॉक लग गया, सरप्राइज हो गया, मार्केट अचानक से डाउन चला गया, तो आप उसको किस तरीके से झेल पाओ। तो आपके पास उस वक्त सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फाइनेंस रहना चाहिए। सेकंड क्या है, टू हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, की कोऑर्डिनेट कर आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसको सही तरीके से कोऑर्डिनेशन में लेकर चलने की बात की गई, या फिर बोला जाए कि डिमांड और सप्लाई सही तरीके से मार्केट में बनाए रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी। थर्ड क्या है, हेल्प इन अवॉइडिंग द वेस्टेज ऑफ फाइनेंस। आपकी फाइनेंस की वेस्टेज ना हो, मतलब जहां जरूरत है कि नहीं, जहां जरूरत है, जहां नीड है वहीं आप खर्च कर रहे हैं। उसके लिए आपको प्लान तैयार करना होगा कि भाई हम ये प्लान है, ये पॉलिसीज है और इसके हिसाब से हम लोग तैयार करें। फोर्थ क्या, हेल्प इन लिंक द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। हमेशा क्या है कि प्रेजेंट के हिसाब से, मतलब जो भी प्रेजेंट में आपकी कंडीशन रही है या आपकी प्रेजेंट में जो भी कंडीशन फाइनेंशियल है उसी के आधार पर आपको फ्यूचर आपकी कंपनी की डिसाइड होगी। तो वो कौन डिसाइड करेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग।
हेल्प्स इन क्रिएटिंग द लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग, हमेशा क्या है कि कितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना आपको फाइनेंसिंग डिसीजन किस तरीके से लेना होगा, कहाँ से आप फाइनेंस करवाना चाहते हैं, ज्यादा शेयर ज्यादा बेचना चाहते हैं अपनी कंपनी का, या ज्यादा कर्ज लेना चाहते हो, इन द सेंस कि डेट इक्विटी का रेशियो क्या होगा, डेट और इक्विटी का रेशियो, तो वो सब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। 6 में क्या, फाइनेंशियल एक्टिविटीज आर केप्ट अंडर द कंप्लीट कंट्रोल टू हेल्प इन फाइनेंशियल प्लानिंग, और हमेशा अगर फाइनेंशियल प्लानिंग आपने सही तरीके से करी है तो आपका जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी रहेगा वो कंट्रोल में रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा, मतलब पैसा मतलब फालतू खर्च नहीं होगा, आपका जो नीड होगा उसी चीज में खर्च होगा, और अगर फालतू की जरूरत होगी भी तो फिर उस हिसाब से आप लोगों को प्लान तैयार करना होगा। आई होप सो इम्पोर्टेंस भी समझ में आ गया। अब आते हैं क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर से ही आप पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग को अंजाम देते हो कि भाई आखिरकार हमारा किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, हम लोग कितना डेट लेंगे, कितना अदर सोर्स से उठाएंगे, कितना प्रिफर्ड स्टॉक से, प्रेफरेंस शेयर से उठाएंगे, कितना इक्विटी शेयर कैपिटल से उठाएंगे, वो सब सारी चीजें कहाँ कैपिटल स्ट्रक्चर में बताई जाती है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस आप अपनी कंपनी को किस तरीके से प्रोवाइड करोगे, डिफरेंट डिफरेंट जो भी सोर्सेस हैं वहां से कहाँ से आप पैसा ले रहे हो और किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो। आई होप तो ये भी क्लियर हुआ व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। लेकिन जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इन 5 चीजों को मद्देनजर रखकर बनाया जाता है, मतलब जो भी आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो ये 5 चीजें, ठीक है, ये 5 चीजों को फोकस किया जाता है कि आप इक्विटी कितना ले रहे हो, दूसरा कि प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल कितना ले रहे हो, मतलब दूसरी कंपनी से या फिर दूसरे इंस्टीट्यूट से आप कितना प्रीफर करके आप उसको प्रेफरेंस दे रहे हो, बैंक को कि आप मेरे कंपनी का 20% हिस्सा ले लीजिए, उसके बदले आप मुझे इतना पैसा दीजिए, तो प्रेफरेंस दे रहे हो। उसके बाद क्या, रिटेन प्रॉफिट, आपने रिटेन प्रॉफिट कितनी लगानी है, फिर क्या करंट लाइबिलिटी क्या है, उसके बाद एक बोरोड कैपिटल क्या है कि नहीं, बोरोड कैपिटल क्या है, ये सब सारी जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स है वो क्या किस तरीके से आप स्ट्रक्चर करो ताकि आपकी फाइनेंस आपकी कंपनी में अच्छे तरीके से हो और आप अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल बने। आई होप तो ये बात कि 5 इसके एलिमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू कैपिटल स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है। एक वर्ड आता है कैपिटलाइजेशन। व्हाट इज कैपिटलाइजेशन? तो कैपिटलाइजेशन और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर दो टर्म आता है। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल, जितना आप लंबे समय की बोला जाए कि लॉन्ग टर्म आप जो सोर्स से फाइनेंस लेते हैं, जो भी पैसा लेते हैं लॉन्ग टर्म, उसको अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो क्या होगा, वो कैपिटलाइजेशन। कि आपकी कंपनी कैपिटलाइजेशन कितनी, मान लो कि आपने 100 रुपया या 100 लाख करोड़ आपने क्या करा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लिए, तो वो क्या हो जाएगा, आपकी कंपनी की कैपिटलाइजेशन क्या हो जाएगी, 100 करोड़। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि एम कैप क्या होगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि आज के हिसाब से अगर आपकी कंपनी को बेचा जाए, जैसे मान लो रिलायंस है, तो बोला जाएगा फिर रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। कैपिटलाइजेशन अगर पूछा जाएगा तो भाई इसने क्या करा, रिलायंस का कैपिटलाइजेशन कितना है, रिलायंस का कैपिटलाइजेशन है मान लो कि 50,000 करोड़, मतलब 50,000 करोड़ का उसने लॉन्ग टर्म फाइनेंस ले रखा है। लेकिन मैं पूछूंगा मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, तो वो बोला जाएगा कि रिलायंस को आज के समय में अगर बेचा जाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उसकी टोटल वैल्यू आज के हिसाब से जितने में वो बेचा जा सकता है, आज कंपनी को खरीदेगा तो इतना वैल्यू रहेगा कंपनी को, तो बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। आई होप तो क्लियर होगा। लेकिन इन अदर वर्ड, इफ द शॉर्ट टर्म capital source current liability are excluded from the financial structure, what remains the capitalization, कि अगर short term capital source अगर घटा देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, वो capitalization। लेकिन financial structure क्या होता है, इसमें दोनों इंक्लूड किया जाता है, बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल। तो अगर पूछ लिया जाएगा आप लोगों से तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ऐड किया जाता है और कैपिटलाइजेशन में सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल ऐड किया जाता है। आई होप तो ये बातें क्लियर, ठीक है, कैपिटलाइजेशन और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। इसके बाद आता है कि भाई डेट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल में सिमिलैरिटी क्या क्या है और डिसिमिलैरिटी क्या क्या है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन या व्हाट इज सिमिलैरिटी बिटवीन अ डेट कैपिटल, मतलब जो कर्जा लेते हो आप, और जो प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल है, मतलब किसी दूसरे कंपनी को प्रेफरेंस दे रहे हो या दूसरे बैंक या इंस्टीट्यूशन को प्रेफरेंस दे रहे हो कि आप हमारी कंपनी का शेयर्स लेके आप हमें पैसे दे सकते हैं, मतलब जो भी रुपया रिक्वायरमेंट, तो प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल बोलते हैं। तो पहला सिमिलरिटी क्या है, द कंपनीज हैव टू पे अ डेफिनेट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ डेट, कि कंपनी को क्या करना पड़ता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भरना पड़ता है। अगर डेट कैपिटल है तो क्या डेट कैपिटल में इंटरेस्ट भरना पड़ता है, सिमिलरिटी।
और जो प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल में रहता है उसमें डिविडेंड, मतलब अगर 100 रुपया प्रॉफिट हुआ है, 100 रुपीज प्रॉफिट हुआ कोई कंपनी को, सबसे पहले वो किसको पैसा देगा? सबसे पहले वो देगा प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल को, मतलब जहाँ से वो प्रेफरेंस शेयर जिसको दे रखा है उसको पहले पैसा देगा 20 रुपया। मान लो इसका 20 रुपया इसको देना है, तो 20 रुपया देके फिर 80 रुपया वो क्या करेगा? इक्विटी शेयर, मतलब जो भी शेयर्स लिया है, जो लोगों ने शेयर्स लिया है उस शेयर्स के पास वो पैसा जाएगा। आई होप तो ये भी बात समझ में आ गया कि डेट कैपिटल में क्या किया जाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है और इसी में डेफिनेट, मतलब एक तरीके से डेफिनेट रहता है और इसमें भी डेफिनेट रहता है, किसमें? प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल में। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा सिमिलरिटी। दूसरा सिमिलरिटी क्या? बोथ द रिसोर्सेज आर लेस कॉस्टली एंड चीपर देन द इक्विटी शेयर्स। दोनों क्या रहता है? लेस कॉस्टली रहता है, किससे? इक्विटी शेयर्स कैपिटल से। इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा क्या होता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, आप अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा आप किसी दूसरे को दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो हमेशा ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। अभी आगे हम समझेंगे क्यों कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? सिमिलैरिटी है। अब आते हैं डिसिमिलैरिटी। व्हाट डू यू मीन बाय डिसिमिलैरिटी? अ कंपनी हैज टू मेक अ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेट वेदर इट अर्न्स प्रॉफिट और लॉस। हमेशा कि अगर कंपनी प्रॉफिट और लॉस कुछ भी हो रहा हो तो उसमें क्या होता है, अगर आपने कर्ज ले रखा है तो आपको देना पड़ेगा, उसमें आप ये ना नहीं कर सकते। आपने अगर बैंक से कुछ कर्जा लिया है तो आपको चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे वो लॉस हो रहा हो, उसके बावजूद भी आपको क्या? इंटरेस्ट देना होगा, किसको? बैंक। लेकिन जब प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल के बारे में बात होता है, तो जब आपको प्रॉफिट होगा मतलब क्या? जब आपको प्रॉफिट होगा तभी आप क्या करोगे? प्रेफरेंस शेयर्स को क्या दोगे? पैसा दोगे, है कि नहीं? मतलब आप जो डिविडेंड दोगे, अगर आपकी कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो आपको डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये बात। सेकंड क्या है? द कंपनी हैज गेट अ टैक्स बेनिफिट ऑन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेट। कि डेट में क्या हमेशा क्या मिलता है कि आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है कि आप, लेकिन द रीजन इज ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो टैक्स होता है वो हमेशा बेनिफिट मिलता है, टैक्स बेनिफिट आपको। मान लो कि आप 100 रुपया आपकी कमाई है फिलहाल, ठीक है। अब 100 रुपया में पहले क्या होगा कि आपको टैक्स बाद में, इन द सेंस कि इंटरेस्ट के बाद, मतलब इंटरेस्ट के कटने के बाद, मतलब आपको 100 रुपया में इंटरेस्ट 20 रुपया चला गया तो 20 रुपया चला गया तो इंटरेस्ट चला गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो 80 रुपया है उसमें से आपको टैक्स देना होगा, आपको 100 रुपया में से टैक्स नहीं देना होगा। और उसको ये बातें क्लियर हो गई, ठीक है। कि टैक्स में से आप लोगों को, अगर आप डेट कैपिटल है तो उसमें टैक्स में से पैसा, लेकिन उसी प्रेफरेंस कैपिटल में आपको टैक्स देना, ठीक है। अब आता है बहुत अच्छा टर्म जो कि हमारा क्या है कि व्हाट इज फाइनेंशियल लीवरेज और फाइनेंशियल रिस्क। लीवरेज का मतलब है कि एक तरफ से बोला जाए कि फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम कब होता है, और मतलब जब आप कंपनी में खुलकर पैसा खर्च कर सकते हैं। फाइनेंशियल रिस्क, ज्यादा रिस्क कब होता है, जब आप कौन कौन से फंड को रेज करते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब द इंक्लूजन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। तो बोला जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल किसमें होता है? जिसमें कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर डिविडेंड देना होता है, तो बोलेंगे फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल की प्रॉपर डिविडेंड। तो भाई कर्जा आप कर लेते हो तो आपको फिक्स इंटरेस्ट देना होता है, और प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल में आपको डिविडेंड देना होता है, इसलिए हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट, कुछ पैसा हमेशा इसमें लगता है। अलॉन्ग विद द इक्विटी शेयर्स कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज। अगर हम लोग कर्जा प्लस प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल प्लस जो इक्विटी शेयर्स कैपिटल, अगर तीनों को जोड़ देंगे और तीनों सोर्स के थ्रू अगर हम कंपनी में पैसा को लाए हैं या कंपनी पैसा उठाए हैं, तो कहीं ना कहीं फ्रीडम तरीके से आप क्या कर सकते हो कि आप यूज कर सकते हो पैसा। तो मतलब बोला जाएगा फाइनेंशियल लीवरेज कब होगा? जब डेट, प्रेफरेंस और जो ई, मतलब क्या कि जो टोटल ई का मतलब इक्विटी शेयर्स कैपिटल, तो हमारा क्या हो जाएगा वो। तो कहीं ना कहीं क्या कि हम लोगों ने अभी फाइनेंशियल लिवरेज पढ़ा। कब फाइनेंशियल लिवरेज कब होता है? जब डेट कैपिटल और प्रेफरेंस कैपिटल प्लस इक्विटी कैपिटल आप वहां से पैसा को उठा रहे हैं। फाइनेंशियल रिस्क कब होता है? रिस्क कब ज्यादा होता है कंपनी को? फाइनेंशियल रिस्क में तो पैसों का रिस्क कब होता है? जब बाय यूजिंग द फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल द बर्डन ऑफ द पेमेंट। यहाँ पर थोड़ा सा एक बात याद रखना, यहाँ पर मैं फाइनेंशियल लिवरेज में बता दे रहा हूँ। With the increase in the financial leverage, the ratio of the cheap capital is the total of the company increase। मतलब क्या कि जो cheap capital होगा, मतलब जो सस्ता कैपिटल होगा वो ज्यादातर इंक्रीज होगा, तो लिवरेज मिलेगा, फ्रीडम मिलेगा कंपनी को ज्यादा पैसा यूज करने का,
और थोड़ा बहुत भी लॉस हुआ तो उसे झेल पाना। लेकिन रिस्क कब होगा, जब आप प्रेफरेंस शेयर्स और जब डेट कैपिटल दोनों का ही सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, इक्विटी का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। मतलब आपने क्या करा है कि शेयर मार्केट में अभी तक पैसा शेयर मार्केट के थ्रू उन लोगों से पैसा आप लोगों ने नहीं उठाया, तो क्या फाइनेंशियल रिस्क हो जाएगा, तो इसका एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर रिस्क बढ़ जाएगा। क्योंकि आपको क्या होता है, दोनों में प्रॉपर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है डेट कैपिटल में, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में डिविडेंड देना होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये दोनों बातें क्लियर होंगी, और अगर आप फिर भी डाउट है तो दोबारा जरूर पूछिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोला है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, की जो भी अर्निंग इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईबीआईटी। ठीक है, ईबीआईटी बोलेंगे। दिस इज द इंडेक्स ऑफ द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ये क्या है कि कितना प्रॉफिट कंपनी ने कमाया। मान लो कि 100 रुपया उसने कमाया है, तो टोटल प्रॉफिट तो ईबीआईटी, मतलब ना अभी इंटरेस्ट दिया है ना ही वो टैक्स दिया है, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की अर्निंग उसका इंटरेस्ट और टैक्स के देने से पहले, इन द सेंस क्या बोलेंगे हम लोग इसको, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी। अर्निंग पर शेयर क्या होगा, व्हाट इज अर्निंग, ईपीएस क्या होगा। तो देखो यहाँ पर एक बात मैं बोल देता हूँ कि ईबीआईटी समझा देता हूँ। ईबीआईटी अगर मान लो कि 80 अगर 8,000 रुपया है कंपनी ए का, क्या कंपनी ए का मतलब जो अर्निंग है 8,000 कमाया है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर इसमें इंटरेस्ट, इसमें कुछ कर्जा ले रखा है, ठीक है, अगर इंटरेस्ट इसका ए मतलब मान लो कि 500 रुपया जा रहा है, तो मतलब अब 500 रुपया जा रहा है, 500 रुपया, ठीक है, इसका मतलब क्या 7,500 बचा। अब मतलब 7,500 बचा कब, अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीटी बच गया। इसके बाद मान लो कि टैक्स, अगर ये टैक्स दे रहा है तो टैक्स को माइनस करेंगे। अगर मान लो कि टैक्स दे रहा है 500 रुपये, तो इसका मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना हो गया, 7,000। ठीक है, तो ये 7,000 रुपये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो 7,000 रुपये अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो हमारा अगर बोला जाए कि ईपीएस निकालेंगे तो ईपीएस कैसे निकलेगा, अर्निंग पर शेयर्स, अर्निंग पर शेयर्स हमेशा ईएटी निकालते हैं डिवाइडेड बाई, यही बोला, नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कौन सा, इक्विटी शेयर्स, हमेशा प्रेफरेंस शेयर्स नहीं लाना है। ठीक है, इक्विटी शेयर। तो ये बोला है द अर्निंग अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर्स होल्डर, कि अर्निंग कितना, अब ये 7,000 में से तो ये बांटेगा ना शेयर्स वालों को, ये पैसा और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, ईपीएस। ईपीएस ऐसे कैलकुलेट। अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में है, क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन में आ जाएगा भाई कि आप एनालाइज कीजिए ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस। इसमें बोला गया है कि कंपनी ए है, कंपनी एक्स और कंपनी वाई। ठीक है, इसने क्या करा है कि 10 लाख रुपया क्या करा है, इक्विटी शेयर से पैसा उठाया। ठीक है, 10 लाख रुपया, मतलब ये इक्विटी शेयर्स बेच के, मतलब शेयर मार्केट से लोगों से पैसा लिया है। मतलब टोटल कितना, एक शेयर का दाम था इसमें 10 रुपया, और इसकी टोटल कैपिटल ये भी 10 लाख रुपए। लेकिन इसने क्या करा है कि 10% डिवेंचर इसमें नहीं है, मतलब ये इसने कोई लोन वगैरह नहीं ले रखा। लेकिन इसने क्या करा, 4 लाख रुपया ये कहाँ से, इक्विटी शेयर से पैसा उठाया है, मतलब जो लोगों ने इन्वेस्ट करा है, और 6 लाख रुपए ये क्या किया, कर्जा लिया है। और वो कर्जा कितने पर, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ बोला जा रहा है इन एबव टेबल कि आपने देखा होगा कि 10 लाख दोनों ने उठाया है, 10 लाख दोनों का प्रॉफिट एक तरीके से बोला, एक 10 लाख रुपया इक्विटी शेयर से पैसा उठाया, तो 10 लाख रुपया वो सोर्स से फाइनेंस किया है अपने कंपनी को, लेकिन फाइनेंस किया। तो एक्स वाई हैज रेज्ड, जो एक्स कंपनीज है वो रेज किया है कितना, बाय सेलिंग द इक्विटी, कि जो एक्स है वो सिर्फ इक्विटी शेयर से पैसा कमाया, लेकिन दूसरा जो वाई है वो 4 लाख रुपया इक्विटी शेयर से और 6 लाख रुपया वो डिवेंचर के थ्रू, मतलब कर्जा लिया है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल इतना हो गया। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ गया इसका, 10%। सपोज द बोथ ऑफ कंपनी हैव अर्नड 80,000 ईबीआईटी ईच, टैक्स रेट इतना, और टैक्स कितना देना है इन लोगों को, 30%। तो यहाँ हमेशा याद रखना है ईबीआईटी को, ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 80,000 है। अब हम लोग एक बार क्वेश्चन, आप अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो अब हम लोग ईपीएस निकालना है मेनली ईबीआईटी के थ्रू। तो ईपीएस कैसे निकलेगा तो आप लोग जान, ठीक है। यहाँ जानने से पहले मैं एक बात और बता देता हूँ ताकि आप लोगों को और दिक्कत ना हो। यहाँ पर एक आराम से लिख लेना है, यहाँ पर क्या ईबीआईटी ऊपर दिया हुआ रहेगा भाई, ये स्ट्रक्चर अगर याद नहीं होगा, इसमें से माइनस करेंगे अगर हम इंटरेस्ट
तो हमारा क्या निकल जाएगा, EBT मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स। क्या होगा ये, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स। अगर हम लोग EBT माइनस इसके बाद क्या, EBT माइनस अगर कर देंगे टैक्स, अगर टैक्स को माइनस कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्या होगा ये, अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, उसके बाद क्या, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना, नंबर ऑफ शेयर्स या बोला जाए कि EPS निकालना। क्या, अर्निंग पर शेयर, इसमें ईट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्या, ईट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये क्लियर होगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट एक ले सकते हैं, वैसे मैंने। अब देखो क्वेश्चन में आते हैं, बोला है कि XY कंपनी में हमें क्या टारगेट है कि भाई हम लोगों को EPS निकालना है, EBIT 80,000 दोनों का दिया हुआ है, 80,000 रुपया कमाया। अब इसने कोई इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसने तो कोई कर्जा लिया ही नहीं है। ठीक है, लेकिन इसने क्या लिया था कि इसने इन द सेंस कि 10% क्या था, 10% क्या था, इंटरेस्ट था ना, किस पर, कितना कितना लाख लिया था, कितना लाख लिया था, टोटल इसने लिया था 6 लाख इसने लोन लिया था, तो 6 लाख का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा मेरा, 60,000। ठीक है, तो 60,000 इसका माइनस हो गया यहाँ से, तो 20,000 रुपया इसका क्या निकल गया, अर्निंग बिफोर टैक्स। और इसका 80,000 रुपये रहा, क्योंकि इसमें माइनस कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसने कोई लोन वगैरह लिया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं टैक्स, उसके बाद टैक्स कटेगा, माइनस 30 अगर करेंगे 30% इसका निकालेंगे, 80,000 का अगर 30% निकालेंगे, 30% निकालेंगे ऐसे कर कर, तो 0 0 0 0 कट गया, 8 3 24, तो 24,000 रुपया, तो 24,000 रुपया इसको माइनस करेंगे तो 56,000 रुपीज आ जाएगा EAT किसका, कंपनी वाई एक्स का। कंपनी वाई का कैसे निकलेगा, अब यहाँ पे 20,000 रुपया इसका है, अब 30% इसका निकालेंगे, तो 20,000 का अगर 30% निकालोगे इंटू 30%, तो हमारा क्या निकल जाएगा, 6,000 रुपया, 6,000 माइनस करेंगे तो 14,000 रुपया, 14,000 रुपया ईट निकल गया। हमारा मेन फोकस क्या है, EPS निकालना। तो EPS क्या होगा, ईट और नंबर ऑफ शेयर्स। अब नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स कैसे निकल, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स निकल गया, इसका 40,000 नंबर ऑफ शेयर्स निकला। इसका 40,000 नंबर ऑफ शेयर्स क्यों, क्योंकि इसने क्या 4 लाख क्या इक्विटी शेयर्स के थ्रू कमाया था, और एक का दाम कितना था 10, तो इसका मतलब क्या 0 0 कट गया, मतलब 40,000 इसने क्या करा था, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब EPS निकालना रहता है, EPS को निकालने के लिए EAT डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है कि नहीं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। दोबारा जरूर देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। EAT कितना है इसका भाई, इसका 56,000 है, और नीचे कितना आएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एक्स का कितना, ये एक्स का निकालना है। ठीक है, इसका 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, 1 लाख आ गया, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा मेरा 0.56। इसका क्या हो गया, EPS हो गया किसका, कंपनी एक्स। कंपनी वाई का सेम उसी तरीके से क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे हम लोग क्या, ईट कितना 14,000 ईट है, डिवाइडेड बाई कितना 40,000, तो 40,000 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा मेरा 0.35। आई होप तो 0.35 की अर्निंग पर शेयर इसका कम है, कितना अर्निंग पर शेयर 0.35 है, इसका 0.56। आई होप तो ये दोनों क्लियर होगा। तो अर्निंग पर शेयर आप लोगों को निकालने, आप लोग अच्छे तरीके से इसको कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, एक लास्ट टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारा क्या है कि रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट क्या होता है। व्हाट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब जितना पैसा आपने इन्वेस्ट करा है, मान लो कि आपने जो इन्वेस्ट करा है उस पर कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, द ग्रेटर रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंपनी इंक्रीजेस इट्स कैपेसिटी टू यूटिलाइज मोर डेट कैपिटल। अगर रिटर्न अच्छा है, तो मान लो कि आपने 50,000 रुपए का लोन लिया, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला से समझते हैं, 50,000 रुपए का लोन आपने लिया, 50,000 आप कमा रहे हैं, उस 50,000 से 70,000 रुपए, मतलब ये अर्निंग है आपकी। इसका मतलब क्या है कि आपकी रेट ऑन इन्वेस्टमेंट की, जो भी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी है वो सही तरीके से करी है। तो ROI कैसे निकालते हैं, जो भी EBIT होगा कंपनी का, उसको डिवाइड करेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट से। जैसे मान लो कि EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अर्निंग हुआ उसका 10,000 रुपया, ठीक है, लेकिन उसने इन्वेस्ट करा था कितना 8,000 रुपया। इसका मतलब क्या हो गया, 3 0 कट गया, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 और 5 8 जा 40, मतलब 0.8 पर इतना इतना का क्या हो गया, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना रिटर्न आया है, मतलब पॉजिटिव में है तो अच्छा है, अगर नेगेटिव में होगा तो
सा खराब है। तो ये बात है। व्हाट इज डू मीन बाय लीजिंग? अब क्या होता है, एक अलग सा टर्म आ गया, लीजिंग। लीज क्या होता है? तो लीजिंग का मीनिंग क्या होता है, अगर मान लो कोई ए है और दूसरा कोई बी है। ए है जिसका एक क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है, और बी क्या है, किराएदार है। वो क्या चाह रहा है कि भाई अपनी कंपनी को मैं इसके बिल्डिंग में खोलूं। तो क्या हो गया, इट इज सॉर्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द ओनर्स ऑफ प्रॉपर्टी गिव अ राइट ऑफ द अदर प्रॉपर्टी टू यूज द प्रॉपर्टी इन द रिटर्न ऑफ डिफरेंट कंसेंट। जैसे मान लो ए का क्या प्रॉपर्टी था, ठीक है, ए पर्सन का प्रॉपर्टी था, उसने क्या करा भाई 10 साल के लिए तुम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो और अपने बिजनेस को यहाँ पर चला सकते हो। बी को बोला, ठीक है, तो बी पर्सन ने बोला ठीक है, तो बी ने क्या करा, ए से लीज पर उसकी बिल्डिंग को ले लिया 10 साल के लिए। बाद में बी को ऑफर दे सकता है ए कि भाई या तो तुम खरीद लो या इसको बाय कर लो या फिर लीज को एक्सटेंड कर लो। तो वो दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहता है अगर ओनर चाहा तो, मतलब जो ए है, ए चाहा तो ये हमारा क्या हो जाता है, लीज। इट्स कॉल्ड है। आई होप सो कि लीज पर कुछ समय के लिए आप किसी दूसरे इंसान को बिजनेस करने के लिए अपनी बिल्डिंग को दे रहे हो, आप बेच नहीं रहे, आप दे रहे लीज। व्हाट यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल? दो कैपिटल होता है वर्किंग कैपिटल। एक क्या होता है वर्किंग कैपिटल, एक फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा कि भाई आप मशीन वगैरह परचेज करें अपने बिजनेस के लिए, तो वो सब सारा क्या हो गया आपका एक तरीके से फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, डिफरेंस बिटवीन द करंट एसेट एंड द करंट लायबिलिटी। अगर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच का अगर डिफरेंस देखेंगे कि भाई अभी करंटली एसेट मान लो 100 रुपया है और लायबिलिटी मतलब उसको चुकाना है हमको वो कितना 80 रुपया है। इसका मतलब क्या, वर्किंग कैपिटल 20 रुपया जिसे आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके प्रॉफिटेबल कर सकते हो। ये 20 रुपया ऐसे दिख रहा है लेकिन ये बहुत ज्यादा होता है कोई भी कंपनी के लिए। चार कंपोनेंट्स हैं या बोला जाए चार पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है वर्किंग कैपिटल को, कि करंट लायबिलिटी कितना है, फिक्स्ड लायबिलिटी कितना है कि जो फिक्स जाने वाला है भाई जो इंटरेस्ट, करंट एसेट कितना और फिक्स्ड एसेट कितना है। ये सब सारे क्या है, किनके पार्ट्स हैं, ये वर्किंग कैपिटल के पार्ट। आई होप सो ये पूरा चैप्टर यहाँ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है इसके बावजूद भी तो आप जाके एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों अच्छे तरीके से कवर किए हैं। अगर जिनको भी डाउट है वो एक बार जाके पूछ सकते हैं। अब जो पार्ट थर्ड आएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पार्ट थर्ड में हम डिस्कस करेंगे 1 मार्कर का क्वेश्चन, 2 मार्कर का क्वेश्चन, 3 मार्कर का क्वेश्चन, 5 मार्कर का क्वेश्चन और एक दो केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन की किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आई होप तो आप लोगों को मजा आया होगा पढ़कर। अगर आया है सच में तो एक बार जरूर आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय, मिलते हैं नेक्स्ट।